Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I'm your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. So, students, आज जो हमने ऑलरेडी जो सेल का जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ा था कि सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की। तो इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स अब हम आज आगे बढ़ेंगे। हमने सेल की हिस्ट्री के बारे में भी जाना कि सेल की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किस तरीके से जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एंटन वन न्यूवेनहॉक का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, परकिंजी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, रॉबर्ट ब्राउन का किस तरीके से जो है सेल की डिस्कवरी में उनका अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन हमने देखे। न्यूक्लियस की डिस्कवरी में रॉबर्ट ब्राउन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखा। इसके अलावा हमने सेल की हिरार्की के बारे में जाना कि सेल जो है वो मिलकर के टिश्यूज की फॉर्मेशन करता है, टिश्यूज ऑर्गन की, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी जाना और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो सेल से रिलेटेड हैं वो हमने डिस्कस की। अब इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेलुलर मशीनरी में किस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्टूडेंट्स की सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करें तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जो कि एवरी सेल, हर सेल को जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जहां हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो सेल की जो बाउंड्री होती है, सेल की जो आउटर साइड होती है, या फिर आप कह सकते हैं बाहरी जो संरचना होती है स्टूडेंट्स, उसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम बोलेंगे इसको सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो सेल का जो ब्रेन होता है या ब्रेन ऑफ द सेल आप कह सकते हो, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी सेल का जो जितनी भी इंपॉर्टेंट जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जितनी भी जो आगे डिवीजन रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट्स मेरा मतलब है किस तरीके से आप देखते हैं कि जो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, राइट। तो इस तरीके से जितनी भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस में कंस्टिट्यूट होती है। तो जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्रेन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी तरीके से जो न्यूक्लियस है वो सेल के अंदर उसका ब्रेन होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म यानी सेलुलर फ्लूइड, राइट। इस तरीके से जो है वो तीनों फीचर्स जो है वो सेल को कंस्टिट्यूट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जितने भी जो इंपॉर्टेंट या एसेंशियल फंक्शन है सेल के, वो जो है इन्हीं फीचर्स के द्वारा कंस्टिट्यूट होते हैं। तो इस तरीके से जो सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू गिव वन इंपॉर्टेंट टिप फ्रॉम माय एंड टू यू, विच इज दिस स्टूडेंट्स की जब भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, आप एग्जाम आपके स्कूल्स में या बोर्ड एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल एग्जाम्स में, यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज बहुत से लोग ऑप्ट करते हैं, आगे आप अपने करियर्स चूज करेंगे, रिस्पेक्टिव करियर्स में जाएंगे। तो उसमें जितने भी जो सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितनी नॉलेज है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपने आंसर्स की फ्रेमिंग कर रहे हैं। तो फ्रेमिंग ऑफ आंसर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो ऑब्जेक्टिव में तो सिंपली आपको चार ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको एक ऑप्ट करना है, उसमें आपका ये प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव पेपर देते हैं तो प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारी लाइंस लेके आ रहे हैं पैराग्राफ के फॉर्म में, बट आई थिंक इफ यू विल ड्रॉ सच फ्लो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, तो उससे इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट। और कहीं ना कहीं इसने मुझे भी बहुत हेल्प किया है। मैंने मोस्टली अपने जो यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स हैं, बाकी जो भी सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, वो मैंने इसी तरीके से डिजाइन करके दिए हैं। मैं थ्योरेटिकल राइटिंग करती थी ऑफ कोर्स, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट्स या फ्लो डायग्राम्स का यूज करती थी। तो इट विल हेल्प यू ऑल ऑल्सो इन गेनिंग मोर मार्क्स। तो इस तरीके से कई लोग सेम नोट से अपियर होते हैं एग्जाम में, लेकिन यू विल सी कि
some students are gaining more marks, some students are coming out in flying colors, but some are not. तो इस तरीके से जो है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो जहां हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। और सेल की जो मेन बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बनी होती है। आप इसको कह सकते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। इसके अलावा इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? इसको सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो सेल का कंटेंट होता है, सेल के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है, उसको बाहर के एनवायरमेंट से अलग करने का काम, उसको सेपरेट करने का काम कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है जिसके थ्रू जो है सब्सटेंसेस जो है वो सेल के अंदर एंटर करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस सेल के बाहर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में भी या बाहरी एनवायरमेंट से कनेक्ट करने में सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो ये है स्टूडेंट्स, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे कि मैंने आपसे अभी भी डिस्कस किया कि कुछ जो यूजफुल मटेरियल हैं, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं, उन्हीं को सेल में एंट्री देती है, बाकी के मटेरियल को बाहर जो है वो सेल के बाहर जो है ये छोड़ने का काम करती है। और इसीलिए दिस इज द रीजन दैट इट इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कुछ ही सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को एंट्री देती है, या कुछ ही सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को बाहर निकालती है। जो यूजफुल है सेल के लिए उनको सेल के अंदर रखती है, जो टॉक्सिक है या जो सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं है उनको सेल से बाहर निकालती है। तो इस तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम इसको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक निकनेम भी दे सकते हैं, दैट इट इज द गेटवे ऑफ सेल, गेट कीपर ऑफ सेल। बेसिकली सेल का जो गेट कीपर होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इट इज द गेट कीपर ऑफ सेल, गेट कीपर ऑफ सेल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। इसमें लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स में आप लिख सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स की जो है ये बनी होती है, और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कॉम्पोजिशन है। राइट, so that is about the plasma membrane. Let's move forward and unfold more about this plasma membrane कि इसमें किस तरीके से जो सब्सटेंसेस है उनका मूवमेंट होता है, कैसे सब्सटेंसेस अंदर आते हैं, कैसे सब्सटेंसेस बाहर जाते हैं, किस तरीके से जो है वो एक्सचेंज होता है। और इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल। किस तरीके से जो सब्सटेंसेस है वो सेल के अक्रॉस जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम सब्सटेंसेस के मूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो कुछ प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जब सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है उसमें जो पैसिव प्रोसेस होता है, पैसिव प्रोसेस स्टूडेंट्स ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी यूज नहीं होती है, एनर्जी इज नॉट यूज्ड। राइट, और इसी में स्टूडेंट्स इसी कंटिन्यूएशन में बताना चाहूंगी कि पैसिव प्रोसेस जो होता है वो दो प्रोसेसेस जो है, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वन इज डिफ्यूजन और दूसरा होता है स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस। राइट, तो पहले अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ्यूजन के बारे में। राइट, अब एक चीज आप ध्यान में रखिए, पैसिव प्रोसेस जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, एनर्जी यूज नहीं होती है, और इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो डिफ्यूजन में स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, सब्सटेंसेस का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करते हैं। अब हाई टू लो कंसेंट्रेशन में मूव कर रहे हैं, सब्सटेंस कैसा भी हो सकता है, सब्सटेंस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब ये तो आपने समझ लिया, सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल हम सब जानते हैं और इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी। स्टूडेंट्स, हम सब जो है वो अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, वी लिट अगरबत्तीज इन आवर रिलीजियस कल्चर्स। तो जो अगरबत्ती होती है स्टूडेंट्स, जो अगरबत्ती जब हम लिट करते हैं तो उसकी जो स्मेल है, उसकी जो एक आप कह सकते हैं जो उसके गैशियस वेपर्स हैं, वो थ्रू आउट द सराउंडिंग जो है वो मूव करते हैं।
इसके अलावा हम लिक्विड के केस में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज मैंने एक वाटर का ग्लास लिया और उसमें मैंने एक ड्रॉप इंक की उसमें ऐड कर दी। जब मैंने उसकी इंक की ड्रॉप उसमें ऐड करी तो जो इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के साथ क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, डिफ्यूज हो जाएंगे, पूरी तरीके से उसमें स्प्रेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्रोसेस होता है जिसमें हाई टू लो कंसेंट्रेशन जो है वो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इसमें सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकती है और गैशियस मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब जो यहाँ पे जो मैंने सेल के अक्रॉस जो एग्जाम्पल जो हमें एनसीईआरटी में भी मेंशन है उसको मैं डिस्कस करूंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CO2 जो होती है स्टूडेंट्स, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, सेल के अंदर ज्यादा होती है। इनसाइड द सेल इट इज मोर, सेल के अंदर क्या है, CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। जबकि सेल के बाहर यानी एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो CO2 की कंसेंट्रेशन है वो क्या है, कम है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में CO2 की कंसेंट्रेशन जो है वो कम है। तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आउटसाइड, मतलब जो CO2 है वो क्या निकलेगी, बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होगी। इसी वजह से CO2 का क्या होता है, एक्सहालेशन होता है, एक्सहालेशन, राइट। और आउट ऑफ सेल, सेल के बाहर जाएगी क्योंकि सेल के अंदर CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसी वजह से जो हाई टू लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट होकर के जो CO2 है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर के एनवायरमेंट में एक्सटर्नली क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट। तो वो क्या करेगा, एंटर करेगा सेल में, सेल के अंदर आएगा तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसका इनहेलेशन करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो गैसेस एक्सचेंज में डिफ्यूजन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। हमने जाना किस तरीके से जो है वो मूवमेंट हमें देखने को मिला। आई होप दिस gives a clear picture to you about the diffusion, about the movement of gases, about the exchange of gases. So that was a small effort to you. I hope you like it. Let's move forward and understand more about it, students. Let's understand about diffusion now. Sorry, osmosis now. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव प्रोसेस, राइट। पैसिव प्रोसेस होता है, पैसिव प्रोसेस होता है मतलब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या देखते हैं, नो एनर्जी यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस क्या है, एक तरीके का डिफ्यूजन होता है जिसमें हम देखते हैं कि हाई वाटर कंसेंट्रेशन से लो वाटर कंसेंट्रेशन में जो है वो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो है जो मूवमेंट होता है वो सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता। अब आपको क्विकली हम रिवाइज करवा देते हैं अबाउट द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या लिया है, एक ग्लास लिया है। अब मेरे को बनाना क्या है, मेरे को एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है मुझे, एक सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन में हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे, राइट। वाटर मैंने लिया, वाटर क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वाटर ज्यादा अमाउंट में होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट बोला जाता है। अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगी, मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट। मैंने इसमें क्या ऐड करा, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है स्टूडेंट्स, सॉल्यूट है, राइट। बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, राइट, सॉल्यूट। और इस तरीके से जो है ये सॉल्ट सोल्यूशन जो हमने बनाया। तो सॉल्यूट क्या होगा, कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और सॉल्वेंट जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इस तरीके से सॉल्यूशन जो है वो हमारा बन जाता है सॉल्ट का। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में आई होप दिस विल गिव अ क्लियर पिक्चर। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस वेरी ब्यूटिफुली। इफ यू स्किप एनी पॉइंट तो आप इसको री रीड कर सकते हैं, दोबारा से आप इसको जो है वो विजिट कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
और अब हम बात करते हैं यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। तो हाइपो मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? हाइपो मतलब लेसर, राइट, लेसर सोल्यूट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या होता है? ज्यादा सोल्यूशन जो है वो ये जो सोल्यूशन हमने लिया है इसमें सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है? कम है। सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और यहाँ पे हमने रेड ब्लड सेल का एग्जांपल लिया है, तो रेड ब्लड सेल में क्या है? सोल्यूट ज्यादा है। अब एक मेरी टैगलाइन आप हमेशा ध्यान रखिए, वो ये कि पानी मांगे सोल्यूट, यानी पानी उधर की तरफ ही भागेगा जहां ज्यादा सोल्यूट होगा। जहां पे ज्यादा सोल्यूट की कंसेंट्रेशन होगी वाटर वहीं भागेगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि रेड ब्लड सेल में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो वाटर क्या करेगा? एंटर करेगा इनसाइड द सेल। वाटर पानी के ये सेल के अंदर एंटर करेगा। और इसीलिए स्टूडेंट्स इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है एंडो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि जो वाटर है वो सेल के अंदर एंटर कर रहा है, इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर वाटर ऐड होता जाएगा तो वो क्या ले लेगा? एक सॉलिड शेप ले लेगा। ऑब्वियसली बात है, जब आप उसमें वाटर की जो एंट्री है वो होती चली जाएगी, तो इट विल बी सॉलिड, इट विल बी लाइक बहुत ज्यादा फूल जाएगा। और इस स्टेट को स्टूडेंट्स सब बोलते हैं टर्जिड स्टेट। हालांकि इसके बारे में आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, बट आई वुड लाइक टू मेंशन दैट दिस इज अ टर्जिड स्टेट। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक की। तो आइसो क्या होता है? सेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम सोल्यूट की कंसेंट्रेशन है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। इसीलिए स्टूडेंट्स इसमें किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट जो है वो नहीं होता है, नो नेट मूवमेंट। किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट जो है वो हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों की तरफ कोई कोई कंसेंट्रेशन का ग्रेडियंट ही नहीं है। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? डिफरेंस ही नहीं है। तो कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। जबकि जब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक की, हाइपर मतलब क्या? मोर, टोनिक मोर सोल्यूट। इसमें क्या है स्टूडेंट? सोल्यूट की कंसेंट्रेशन जो है वो सोल्यूशन में ज्यादा है। तो वॉट पानी को क्या चाहिए? सोल्यूट चाहिए। तो वाटर क्या होगा? वाटर सेल से बाहर जाएगा, यानी आउटसाइड द सेल। वाटर मूव्स आउटसाइड द सेल। इसी वजह इसको ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम एक्सो ऑस्मोसिस। तो इसके केस में जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी। सेल्स जो है वो सिकुड़ जाएंगी। और इसको हम बोलते हैं क्रीनेटेड स्टेट। क्रीनेटेड बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है इसको? क्रीनेटेड। सो दैट इज अबाउट द endoosmosis, exoosmosis, or no net movement. So that is about osmosis. I hope that is clear to you, students, and that has given you a clear idea about the osmosis, about endoosmosis, exoosmosis, hypotonic, hypertonic, and isotonic. Let's move forward and understand more about the movement. तो जहां सेल मेम्ब्रेन के मूवमेंट की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या मोस्टली जब हम प्लांट सेल्स की बात करें, तो ये जो है वो वाटर को गेन करते हैं किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। इसके अलावा प्लांट रूट्स में जब आप प्लांट की जड़ों की बात करते हैं तो उसमें भी जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल होता है, राइट। और डिफ्यूजन का तो अभी हमने देखा, और हम सभी जानते हैं पैसिव प्रोसेस होता है ये भी, ऑस्मोसिस भी और डिफ्यूजन भी, राइट। इसमें किसी भी तरीके की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। गैसेस के वाटर के एक्सचेंज में भी अभी हमने डिफ्यूजन का एग्जांपल जो हमने रीड किया। अच्छा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि क्या होता है, जिनमें जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वो एनर्जी के थ्रू ही जो है वो एंटर करते हैं, और ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है एक्टिव प्रोसेस। इस तरीके का जो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर एक्टिव प्रोसेस जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें जो बाहर की तरफ होता है दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो सेल के बाहर की तरफ होता है। और इनसाइड द सेल दैट इज साइटोसोल, जो सेल के जो अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कई सारे जो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना जो है प्रपोजल दिया। उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ जो है वो बताया, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो इसी में स्टूडेंट्स जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो और जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल था स्टूडेंट्स दैट इज फ्लूइड मोजेक मॉडल।
ठीक है। फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो ये जो था ये सबसे एक्सेप्टेड मॉडल था। और इसमें जो है उन्होंने जो है इसके उसमें फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो फॉस्फोलिपिड की जब हम बाइलेयर की बात करें तो इस तरीके से जो है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस तरीके से वो अरेंज होते हैं। दैट इज हाउ दीज आर अरेंज्ड। ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड का जो ये जो ओवल शेप, जो आप राउंड शेप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज पोलार हेड। ये किसके स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ? फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की। इसमें दो तरीके की इस तरीके से जो है वो टेल्स प्रेजेंट होती हैं। नॉन पोलर टेल्स। ठीक है। इस तरीके से टेल्स प्रेजेंट रहती हैं, दो टेल्स होती हैं। तो पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल्स होती हैं, राइट। इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का। और स्टूडेंट्स जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो नॉन पोलर टेल है, यानी नॉन पोलर से मतलब होता है जो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, पोलर हेड का मतलब जो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो जब हम देखते हैं कि इसमें इस तरीके से जो किंक प्रेजेंट है, जो ये किंक है स्टूडेंट्स, ये जो किंक है दैट विल बी प्रोवाइडिंग फ्लूइडिटी। ये क्या प्रोवाइड करता है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, ताकि जो सब्सटेंसेस है वो आसानी से मूव कर सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और उसके अलावा स्टूडेंट ये फ्लूइडिटी किसकी वजह से होती है? अनसेचुरेशन की वजह से होती है। ये हालांकि आप अभी आगे जाकर के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अनसेचुरेशन आप अभी वैसे जानते हैं, डबल बॉन्ड जो होता है उसे अनसेचुरेशन होता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स इसमें जो है वो इस तरीके का किक जो है वो प्रेजेंट रहता है। सो दैट वुड बी दैट इज रिलेटेड टू द फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर। इस तरीके से जो है वो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा जब हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन्स की जहां हम बात करें तो प्रोटीन्स जो है वो दो तरीके के इसमें प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। पेरीफेरल प्रोटीन्स जो कि क्या होते हैं? बाहरी प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है। जबकि कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो अंदर की तरफ एम्बेडेड होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन्स। बाकी कोलेस्ट्रॉल किस लिए होता है? कोलेस्ट्रॉल इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल। सो दैट इज अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। और अब इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स हम आगे फॉरवर्ड करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। अब एक और इम्पोर्टेंट जो है मूवमेंट आप कह सकते हैं सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो होता है वो होता है एंडोसाइटोसिस का। एंडो मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इनसाइड। तो इसमें स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी में भी जो एग्जांपल गिवन है दैट इज रिलेटेड टू अमीबा। अमीबा के बारे में हम जानते हैं स्टूडेंट्स, ये एक तरीके का प्रोटोजोन है। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि अमीबा का जो शेप होता है वो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होता है, इरेगुलर शेप जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये इसका न्यूक्लियस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया या सूडोपोड्स। तो ये जो सूडोपोड्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनका काम होता है एनगल्फमेंट का। यानी एनगल्फमेंट के लिए, या आप कह सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस को अंदर ले जाने के लिए, उसके लिए कौन प्रेजेंट होते हैं? सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सूडोपोडिया है स्टूडेंट्स, जिसके केस में जो है वो बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम एक तरीके का, ये जो सूडोपोडिया है बेसिकली इनका काम होता है एनगल्फमेंट का। किसी भी तरीके के फूड मटेरियल के लिए, मूवमेंट के लिए, मोटिलिटी के लिए भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है अमीबा में। तो ये जो है इन सूडोपोडिया का काम होता है स्टूडेंट्स को एनगल्फ करना, यानी इसको सेल के अंदर लेके जाना। इसी वजह से मैंने इसको बोला एंडोसाइटोसिस। यानी किसी भी जो सब्सटेंस है उसको जो है वो सेल के अंदर एंटर करने के लिए, उसको एंट्री ले जाने के लिए, उसको मूवमेंट के लिए जो है वो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब ये सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो ये एक फेगोसोम की फॉर्मेशन करता है, या फिर हम इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल की जो है वो फॉर्मेशन करता है।
ठीक है। अब जब ये सेल के अंदर आ गया तो अब इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, डाइजेशन होगा। डाइजेशन के लिए क्या होगा, डाइजेशन के लिए सेल के अंदर लाइजोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट रहती हैं इसमें, लाइजोसोम्स। तो बेसिकली ये जो फेगोसोम है स्टूडेंट्स, फेगोसोम जो है वो क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, फ्यूज्ड विद लाइजोसोम। और ये क्या बना देता है, फेगोलाइजोसोम, फेगोलाइजोसोम की फॉर्मेशन करता है। और डाइजेशन के बाद इसका क्या हो जाता है, इजेशन, या फिर बाहर की तरफ ये मूव करना चालू कर देता है, इजेस्ट आउट हो जाता है। सेल के बाहर जो है, जो भी इसके जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस भी जो है वो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। हमने इसके बारे में भी जाना। और अब इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है सेल वॉल का। तो जब हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो स्टूडेंट सेल वॉल जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि हम प्लांट्स के केस में देखते हैं। इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो है ये एब्सेंट होती है। ठीक है। तो ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल में ये किसका बना होता है स्टूडेंट, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि प्लांट सेल जो होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। तो उनकी रिजिडिटी और उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स इसमें, जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज की जो लिविंग प्लांट सेल है वो पानी को लूज करता है, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस के थ्रू ये जो अब आप देखिए, सपोज मैंने एक सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक है, और इसमें मैंने एक सेल को डाल दिया। और ये क्या है, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। और इसमें मैंने एक सेल को एंटर कर दिया। अब जब मैंने इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें से जो वाटर है वो सेल के बाहर निकलेगा। सेल क्या होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगी सेल की। तो जो सेल का जो कंटेंट है वो श्रिंक होता चला जाएगा, और उसकी जो सेल वॉल है वो भी श्रिंक होती चली जाएगी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसको प्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो सेल वॉल है वो भी क्या होती चली जाएगी, श्रिंक होती चली जाएगी। सो दैट्स हाउ दिस सेल वॉल इज देयर। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस सेल वॉल। सेल वॉल की एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, वो ये कि सेल वॉल जो है, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट्स हो, उनमें जब हम उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब हम रखेंगे तो क्या होगा कि जो वाटर है वो क्या होगा, वाटर क्या होगा, सेल के अंदर एंटर करता चला जाएगा। वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर करता चला जाएगा, राइट। अब सेल के अंदर पानी आता चला जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो है ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। अब सेल जब स्वेल हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि एक वॉल प्रेशर भी लगेगा, जो कि सेल वॉल का जो एक प्रेशर है कि भाई कंटेंट जो है वो अंदर की तरफ रहे। और एक टर्गर प्रेशर लगेगा, जब सेल की जब जब वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर करता चला जाएगा तो वो फूलती चली जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टर्जिडिटी मेंटेन हो जाती है। तो ऐसे केस में उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसमें, फंजाई में, बैक्टीरिया में और प्लांट्स में। अब इसी कड़ी में स्टूडेंट्स आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये भी एक तरीके का पॉलीसेक्राइड है। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो इस तरीके से जो है हमने सेल वॉल के बारे में जाना, राइट। चलिए अब स्टूडेंट्स और एक इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करते हैं, दैट इज अ फैसिनेटिंग फैक्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं ट्राई करूंगी कि हर वीडियो में कुछ भी आपको, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए नोन भी हो सकता है लेकिन कुछ के लिए अननोन भी हो सकता है, तो एक फैसिनेटिंग फैक्ट रिलेटेड टू सेल, सो दैट इज माइकोप्लाज्मा स्टूडेंट्स।
Thank you very much for joining us. Thank you.